दिल दहला देने वाली घटनाएं। शहर की लाश को जलाया, फिर फेंके गए टुकड़े। किसी भी कामयाब जासूस के लिए तेज दिमाग और त्वरित बुद्धि होना जरूरी होता है। मोंक ऐसा ही जासूस था। तभी तो उसने कीसले की कार को देखकर ही अनुमान लगा लिया कि वह कत्ल करके भागी है। उस दिन हम लोग न्यू जर्सी रोड पर बिलबोर्ड के पीछे मोर्चा जमाए बैठे थे। कोई तेज रफ्तार गाड़ी आती तो हम उसे रोककर चालान काट देते। ये बड़ा बोरिंग काम था, क्योंकि तेज रफ्तार गाड़ियां कम ही आती थीं। हमारी परेशानी यह थी कि हमें अपना टारगेट पूरा करना था। इस टारगेट के तहत हमें तेज रफ्तार गाड़ियों के ड्राइवर्स को पकड़कर $350 के चालान काटने थे। एंड्रियान मोंक और मैं, यानी नेल थॉमस, सोमवार की सुबह से पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाली डबल लेन रोड पर मौजूद थे। ये पुरानी सड़क थी। ऐसी सड़क पर रफ्तार पर काबू रखना मुश्किल होता है। इस जगह हमें 3 हफ्ते हो गए थे। मेरा काम अपराध के सुराग ढूंढना था, जबकि मोंक एक पुलिस कंसल्टेंट और जासूस था। मैं मोंक का दोस्त भी था और शागिर्द भी। दरअसल मैं एक अच्छा जासूस बनने की धुन में उसके असिस्टेंट के तौर पर उससे जुड़ गया था। हम यहाँ पुलिस चीफ रेमंड डशर और उनकी बीवी फेरंकी की मेहरबानी की वजह से आए थे। रेमंड एक ज़माने में सैन फ्रांसिस्को के होमिसाइड जासूस रह चुके थे। फ्रैंकी मोंक के साथ काम कर चुकी थी। रेमंड बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहे थे। उन दोनों ने कानून की मदद करने की बात कहकर हमें यहाँ गाड़ियाँ चेक करने के लिए बुलाया था। मैं इससे पहले भी कत्ल के कई केस हल करने में मोंक की मदद कर चुका था, पर कभी भी मेरे नाम से कामयाबी के झंडे नहीं गड़े थे। मैं मोंक के नाम के बाद ही अपना नाम देखकर खुश हो जाता था। मेरे लिए गर्व की बात यह थी कि मोंक के साथ रहकर मुझे भी पुलिस की वर्दी पहनने को मिलती थी। उस वक्त मोंक पैसेंजर सीट पर बैठा था, गन उसके हाथ में थी। वह अगले शिकार के इंतज़ार में था और अपनी फ़िलासफ़ी सुना रहा था। मैं उसकी हर बात ध्यान से सुनता था, क्योंकि उसकी बातों में काम की कोई ना कोई बात ज़रूर रहती थी। 2 दिनों बाद हमें अपने ज़रूरी कामों से सैन फ्रांसिस्को जाना था। वहाँ रेमंड ने हमें अपने डिपार्टमेंट में जॉब की ऑफ़र दी थी, जो हम दोनों ने मंजूर कर ली थी। मैं मोंक की बातें सुन रहा था कि इसी बीच लाल रंग की एक रेंज रोवर उस बिलबोर्ड के पास से तेज़ी से गुजरी, जिसके पीछे हमारी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के टायरों और निचले हिस्से पर कीचड़ लगा था। मोंक ने जल्दी से अपनी गन नीचे करते हुए कहा, हमें इस गाड़ी का पीछा करना है। मैंने छत पर लगी बत्तियां जलाईं और सायरन का बटन दबा दिया। इसके साथ ही हमने लाल गाड़ी का पीछा शुरू कर दिया। चंद सेकंड में हम उस कार के करीब पहुंच गए। हमने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। इशारा समझकर उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। कार चलाने वाली एक औरत थी और उसकी कार पर न्यू जर्सी की नेम प्लेट लगी थी। मोंक ने मुंह बनाते हुए उस गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी के बम्पर पर कीचड़ के साथ साथ पेड़ की डालियां और पत्ते चिपके हुए थे। मैं जानता था कि मोंक को गंदगी से सख्त नफरत है, इसीलिए उसकी त्योरियां छड़ी हुई थीं। मैंने जल्दी से गाड़ी का नंबर अपने कंप्यूटर में टाइप किया तो मुझे ज़रा सी देर में पता चल गया कि वह गाड़ी सिमेट की रहने वाली कीसले ट्यूरिक के नाम पर रजिस्टर्ड है। इससे पहले कभी भी उस गाड़ी का चालान नहीं हुआ था, न ही वह किसी हादसे से जुड़ी थी। मैं गाड़ी से बाहर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठी औरत के करीब पहुंच गया। मोंक गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचा और इतनी बारीकी से देखने लगा जैसे वहां बैंक से लूटी गई रकम या कोकीन का जखीरा अथवा अगवा की हुई कोई लड़की मौजूद हो। कार की पिछली सीट उठी हुई थी, लेकिन वहां सिरके की एक बोतल के अलावा कुछ नहीं था। निस्संदेह सिरका रखना गैर कानूनी नहीं था। औरत ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया तो मेरी नाक से एक अजीब सी बदबू टकराई। गाड़ी के अंदर चमड़ा मढ़ा हुआ था। शायद ये उसी की बदबू थी। उस औरत की उम्र करीब 30 साल थी और वह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसने लंबी आस्तीन वाली फलालेन की शर्ट और पुरानी सी जीन्स पहन रखी थी। उस औरत की आंखों के नीचे और नाक पर की कुछ स्किन सुर्ख नज़र आ रही थी, जिसका मतलब था कि वह चश्मा लगाती थी। मैंने नम्रता से कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, क्या मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ? प्लीज़ रजिस्ट्रेशन बुक भी दीजिए। उसने दोनों चीज़ें मेरी तरफ बढ़ा दीं। उसी वक्त मैंने उसकी हथेली पर अंगूठे से ज़रा नीचे एक छाला देखा, पर मैंने इस पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। क्या बात है ऑफिसर? उसने पूछा। उसका लाइसेंस देखने के बाद इस बात की तस्दीक हो गई कि वह कीसले ट्यूरिक ही है। मैंने उससे पूछा,
क्या तुम्हें पता है कि इस सड़क पर गाड़ी की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? 55। वह बोली, क्या तुम जानती हो तुम किस स्पीड से गाड़ी चला रही थी? उसने पूरे विश्वास से कहा। 55। मेरी समझ में नहीं आया कि जब उसकी स्पीड ठीक थी तो उसे रोकने की वजह क्या है। मैंने पीछे मुड़कर मोंक से कहा, इसकी रफ्तार तो ठीक थी, फिर गाड़ी क्यों रुकवाई? उसने झुंझलाकर कहा, देखते नहीं इसकी गाड़ी पर कीचड़ लगा है और पिछले हिस्से के हुक में प्लास्टिक बैग का एक टुकड़ा भी फंसा है, पर इससे ट्रैफिक कानून का तो कोई उल्लंघन नहीं होता, मैंने कहा। इसी बीच कीसले बोल उठी, क्या मैं जा सकती हूँ ऑफिसर? मैंने उसका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया तो उसकी उंगली पर हल्का सा सफ़ेद दाग नजर आया, जिससे पता चलता था कि उसने हाल ही में अपनी शादी की अंगूठी उतारी थी। ऑफिसर ज़रा हटें, मुझे जाने दें। हाँ, मैंने चौंकते हुए कहा। तुम जा सकती हो? नहीं, तुम नहीं जा सकती। पीछे से मोंक की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मैंने ठंडी सांस भरकर कहा, तुम सिमेट वापस आने के बाद अपनी गाड़ी धुलवा लेना। मेरे साथी को गंदगी से सख्त नफरत है। जी ज़रूर, औरत ने जल्दी से कहा। हम इसे यहाँ से जाने और कार धुलवाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते। मोंक ने आगे आकर सख्त लहजे में कहा। तो मैं हैरान हुआ। मैंने पूछा, क्यों? क्योंकि इससे अहम सबूत भी धुल जाएंगे। वह बोला, कैसे? सबूत यही कि कार पर कीचड़ लगा है। मैंने विरोध किया तो मोंक ने जैसे धमाका किया, नहीं, इसने अपने शौहर का कत्ल किया है। अभी मोंक की जुबान से ये शब्द निकले ही थे कि कीसले ने गाड़ी स्टार्ट की और तूफान किसी तेज़ी के साथ भगा कर ले गई। मैंने जल्दी से पीछे हटकर रूमाल से चेहरा साफ किया। उसका इस तरह भागने का मतलब था कि एक तरह से वह अपना जुर्म कबूल कर रही थी। कीसले के भागने से मैं हैरान परेशान था। मोंक ने झुंझला कर कहा, अब खड़े क्यों हो? वह हमसे बचकर भाग रही है। मैं लपक कर गाड़ी में जा बैठा और गाड़ी का सायरन चालू कर दिया। हम कीसले की कार के पीछे रवाना हो गए। मेरी आंख में शायद धूल के कण चले गए थे जो बड़ी तकलीफ दे रहे थे। मैं बार बार रूमाल से आंख पोंछ रहा था। मोंक ने रेडियो ऑन करके यह खबर रेमंड को दे दी कि हम एक कातिल का पीछा कर रहे हैं। मोंक ने उस औरत के लिए खुले रूप से कातिल शब्द इस्तेमाल किया था। इसका मतलब था कि मोंक को उसके कातिल होने का पक्का यकीन था। हालांकि इससे पहले वह कभी भी कत्ल के किसी केस में नाकाम नहीं हुआ था। फिर भी उसका इतना आत्मविश्वास मुझे उलझन में डाल रहा था। हम तेजी से उस लाल कार के करीब पहुंचते जा रहे थे जो 90 की स्पीड से दौड़ रही थी। हमारी स्पीड भी 90 के ऊपर थी। मैंने मोंक से पूछा, क्या हम कीसले को पकड़ पाएंगे? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो नेल, हम उसे पकड़ लेंगे, मोंक ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। कीसले की कार के आगे एक ट्रक चल रहा था। उसने उसे ओवरटेक करने की कोशिश की। सामने से 2 कारें आ रही थीं। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की तो एक कार सड़क के किनारे बनी मुंडेर से टकरा गई, जबकि दूसरी कार पूरी तरह दाईं तरफ घूम गई। इसी बीच लाल कार हमारी नज़रों से ओझल हो गई। मैंने स्पीड बढ़ाई तो थोड़ी देर बाद वह कार फिर नज़र आ गई। मैंने मोंक ने कहा, तुम्हें यह ख्याल क्यों आया कि कीसले ने अपने शौहर का कत्ल किया है? क्या इसकी कार के पिछले हिस्से में कोई लाश थी जो मुझे नज़र नहीं आई? नहीं, लाश अंदर नहीं थी। वह लाश को पहले ही ठिकाने लगा चुकी है। उसने लाश को काले रंग के बड़े से प्लास्टिक के थैले से डाला था, फिर घसीटती उसे हुई एक कब्र तक ले गई थी। इतना ही नहीं, उसने लाश को दफन करने के बाद कब्र पर पानी भी छिड़का था। कीसले ने एक होंडा कार को ओवरटेक किया, जिसके फलस्वरूप कार के ड्राइवर को गाड़ी सड़क के एक तरफ उतारनी पड़ी। मुझे भी अपनी स्पीड कम करनी पड़ी। मैंने मोंक से पूछा, तुम यह सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे तुम चश्मदीद गवाह हो। मैं अपनी आंखें खुली रखता हूँ। इसलिए मोंक बोला, ठीक है, पर तुम अगर मुझे हकीकत बताओगे तो मुझे भी पता चल जाएगा। आखिर तुम्हारे साथ मैं भी भाग दौड़ कर रहा हूँ, मैंने रूखे लहजे में कहा। मोंक ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए मुझे देखकर कहा, इस लाल गाड़ी पर लगी कीचड़ से जाहिर होता है कि यह जंगल में गई थी। कार के पिछले बम्पर से थोड़ा कीचड़ हटा हुआ है। इसका मतलब जब उसने कार की डिक्की से प्लास्टिक के थैले में रखी लाश बाहर निकाली होगी तो रगड़ से उस जगह का कीचड़ साफ हो गया होगा। पिछले हुक में प्लास्टिक के बैग का टुकड़ा भी फंसा हुआ है, जिससे पता चलता है कि डिक्की से प्लास्टिक बैग में रखी हुई कोई चीज़ निकाली गई है। पर इससे यह तो साबित नहीं होता कि उसने अपने शौहर को कत्ल करके उसकी लाश ठिकाने लगाई है, मैंने पूछा। तब तक हम लाल गाड़ी के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। मोंक ने गाड़ी पर नज़रें जमाते हुए कहा, तुमने देखा होगा कि उसकी अंगुली में शादी की अंगूठी नहीं थी,
जो ये बताती है कि दोनों की आपस में नहीं बनती थी। उसकी हथेली का छाला साबित करता है कि उसने हाल फिलहाल ही बेलचे से खुदाई की है। तुम ठीक कह रहे हो, ये मैंने भी देखा था। उसे चमड़े के दस्ताने पहनकर खुदाई करनी चाहिए थी, मोंक बोला। उसके बजाय उसने रबर के दास्ताने पहन रखे होंगे, जो हाथों को कीचड़ और पानी से बचा सकते थे, लेकिन खुदाई के दौरान बेलचे के दस्ते की रगड़ से नहीं बचा सके। उसने लंबी आस्तीनों की शर्ट, जीन्स, काला चश्मा पहन रखा था, जो उसके चेहरे के लिहाज से छोटा था। इसी वजह से उसकी नाक और आंखों के नीचे का हिस्सा लाल सा हो गया था। लाश को दफन करने के बाद उसने चश्मे, बेलचे और दास्तानों से तो छुटकारा पा लिया, लेकिन वह सिरके की वह बोतल फेंकना भूल गई जिस पर तेजाब के धब्बे लगे थे। वैसे इसका वारदात से सीधा ताल्लुक नहीं है, मैंने पूछा। सिरके की बोतल कार में क्यों रखी थी इस पर? मोंक बोला। अगर कीसले के हाथों पर तेजाब लग जाता तो उसका असर ख़त्म करने के लिए सिरका बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं हैरत अज़दा सा उसकी बातें सुन रहा था। जो मोंक ने देखा था, मैंने भी वही सब देखा था, पर उसने कितनी अक्लमंदी से हर चीज़ का ताल्लुक कत्ल से जोड़ लिया था और उसकी हर बात हकीकत सी लगती थी। निस्संदेह उसका दिमाग बहुत तेज़ था, इसीलिए वह जाना माना जासूस था। मुझ में मोंक की तरह चीज़ों को वारदात से जोड़ने की योग्यता नहीं थी। मैंने थोड़ी रफ्तार बढ़ाई और कीसले की गाड़ी तक पहुंच गया। मैंने गाड़ी उसकी कार के आगे रोकी। हम दोनों अपनी कार से बाहर आ गए। हमने अपने हथियार निकाल लिए और उनका रुख कार की तरफ कर दिया। वह कार में अपनी सीट पर बैठी रही। अपने हाथ ऊपर उठाओ और कार से बाहर आओ, मैंने सख्ती से कहा, तो वह हैरान सी कार के बाहर आ गई। मोंक की पिस्तौल उस पर तनी हुई थी, इसलिए मैंने अपनी पिस्तौल होल्स्टर में रख ली और उसे हथकड़ी डालते हुए कहा, तुम्हें कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं नहीं मानती, तुम ये कैसे? इस टूटी हुई लाइट के अंदर भी कीचड़ लगा है, इसका मतलब लाइट कीचड़ में जाने के पहले टूटी थी। अब हमें बस यह करना है कि हाईवे पर 5 किलोमीटर वापस जाकर एक मरे हुए स्नेक, कच्ची धूल भरी सड़क और किसी ऐसे खंभे या झाड़ को तलाशना है जिस पर कार के रंग के लाल निशान हो। हमें अपनी सही दिशा मिल जाएगी। वहाँ हमें लाइट के टुकड़े और कीचड़ पर गाड़ी के टायरों के निशान भी मिल जाएंगे। इस पर रेमंड बोले, फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लाश की तलाश क्यों नहीं शुरू करते? जब मिल जाए तो मुझे खबर कर देना। हमने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और उस तरफ चल पड़े जिधर कब्र होने का अंदाज़ा था। 20 मिनट में हमने वह कब्र तलाश कर ली। अगले 10 मिनट में हमें एक गैस स्टेशन के पीछे कचरे के ड्रम में तेज़ाब की बोतल, बेलचा, दस्ताने और चश्मा भी मिल गया। वह गैस स्टेशन कच्ची सड़क से करीब 1 किलोमीटर दूर था। शौहर की लाश मिलने के बाद भी कीसले ने जुबान नहीं खोली। वह बार बार वकील को बुलाने को कहती रही। रेमंड हम सबको साथ लेकर सिमेट के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मोंक के सवालों ने कीसले को सच बोलने पर मजबूर कर दिया। कीसले का शौहर नारमन एक मशहूर आर्किटेक्ट था। वह खुद भी अच्छे जॉब पर थी। इन लोगों का सिमेट में एक खूबसूरत बंगला था। पास में 4 कीमती कारें थीं। पति पत्नी के दोस्तों के साथ शराब की शानदार महफिलें जमती थीं। घटना से एक दिन पहले सुबह को नाश्ते पर नारमन ने कीसले को बताया कि वह पूरी तरह दिवालिया हो गया है। वह चोरी छिपे जुआ खेलने का आदी था और यह सोचकर बड़ी बड़ी बाजी खेलता था कि शायद किस्मत साथ दे दे और उसका नुकसान पूरा हो जाए। लेकिन उसकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई और वह दलदल में फंसता चला गया। यहाँ तक कि इसके चलते वह दिवालिया हो गया। इससे ज़्यादा बुरी खबर यह थी कि जुए में लगातार हारने की वजह से नारमन का बैंक अकाउंट, जिसमें कीसले की भी जमा पूंजी थी, एकदम खाली हो गया था। शेयर्स और कीमती चीज़ें भी बिक गई थीं। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने अपनी कंपनी में $3 लाख का गबन किया था। इस मामले में नारमन का जेल जाना तय था। उसके जेल जाने के बाद देनदारी के सारे मामले और तकाजे कीसले को अकेले बिना पैसे के भुगतने पड़ते। इस खौफनाक हकीकत को जानकर कीसले की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। फिर वह गुस्से और हताशा में उठकर किचन में गई। वहाँ से वह भारी फ्राइंग पैन उठाकर लाई और पीछे से नारमन के सिर पर 2 बार जोरदार वार किए। दूसरे वार ने नारमन की जान ले ली। कीसले उसकी लाश को घसीटते हुए गैराज में ले गई और उसे कचरा रखने वाली खाली थैली में डालकर उसके मुंह पर एक डोरी बांध दी। इसके बाद उसने लाश गाड़ी में रखी और उसे ठिकाने लगाने के लिए रवाना हो गई।
कीसले में इतनी ताकत थी कि बिना किसी की मदद के वह सब कुछ कर सकती थी। अगर ऐसा न होता तो उसे लाश के टुकड़े करने पड़ते। पति की हत्या के बाद कीसले ने कंप्यूटर खोलकर नेट के जरिए ये मालूम किया कि लाश ठिकाने लगाने का बेहतरीन तरीका क्या है। उसे पता चला कि लाश दफन करने के बाद अगर उस पर तेजाब छिड़क दिया जाए तो वह जल्दी गल जाती है। अब सवाल यह था कि लाश को कहाँ दफन करे। उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसके शौहर ने एक प्लाट लेने का इरादा किया था, पर कीमत पर बात नहीं बन पाई थी और वह ज़मीन नहीं ले सका था। वह जगह जंगल के किनारे बिल्कुल सुनसान थी। वहाँ लाश के देख लिए जाने के चांसेस न के बराबर थे। लिहाजा वह बाजार जाकर वहाँ से लाश ठिकाने लगाने का ज़रूरी सामान ले आई। रात गए उसने अपनी गाड़ी निकाली और लाश को उसी जगह ले जाकर दफन कर दिया। वापस आते हुए उसने रास्ते में गैस स्टेशन के पीछे कचरा घर में बेलचा, चश्मा और तेजाब की बोतल वगैरह फेंक दी। दरअसल किसले ने सोचा था कि सब लोग यही समझेंगे कि नारमन गिरफ्तारी और बदनामी से बचने के लिए कहीं छिप गया है। किसी को इस बात का शक भी नहीं होगा कि उसकी परेशान बीवी ने उसे मार डाला है। ऐसे केस में बीवी के मारने का ख्याल भी किसी के दिल में नहीं आता, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कीसले को लेकर हम पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उसका वकील इंतजार में बैठा था। वह एक बड़ा, महंगा और काबिल वकील था। पर जब उसे मालूम हुआ कि कीसले बयान दे चुकी है और उसने जुर्म भी कबूल कर लिया है, तो उसने उसके मुकदमे की पैरवी करने से साफ इनकार कर दिया। रेमंड जानते थे कि ऐसी स्थिति में कोई भी वकील उसका केस नहीं लेगा, इसीलिए उन्होंने उसके लिए सरकारी वकील का इंतजाम कर दिया। इस दौरान हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करके रेमंड के ऑफिस में जमा कर दी। उसे देखकर रेमंड ने कहा, तुम दोनों मेरी बुद्धिमत्ता की दाद दो कि मैंने कैसे आउट ऑफ वे जाकर तुम दोनों को यहाँ बुला लिया। इस पर मोंक ने हंसते हुए कहा, इसमें आपकी बीवी की मर्जी भी शामिल है, क्योंकि वह मेरी तफ्तीश और मुजरिम पकड़ने की योग्यता से बहुत प्रभावित हैं। वैसे हमें अपने साथ रखने से आप भी तो फायदे में हैं। अब आपको कत्ल की खबर से पहले ही कातिल मिल जाएंगे कमरे में। हम तीनों का कहकहा गूंज उठा।